कुछ दिन पहले निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि रुपी इज नॉट स्लाइडिंग बट डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। मतलब तो लोगों में थोड़ी खलबली सी मच गई कि क्या मतलब है, कि मतलब अगर डॉलर मजबूत हो रहा है तो मतलब रुपी कमजोर हो रहा है, बट आप कह रहे हैं कि रुपी नहीं गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में एक बार जांचेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट है या फिर इसमें कुछ और थोड़ा नुआंस की जरूरत है, थोड़ा और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। आज इसके बारे में अनकवर करेंगे और देखते हैं क्या सच है। देखिए, रुपी की वैल्यू अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो 10% से ऑलरेडी गिर चुकी है, और अगर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अराउंड 83 रुपीज का एक डॉलर जो है इस टाइम पे हो रखा है। और जो वीक करेंसी जब होती है कंट्री की, तो उस पर इन्फ्लेशन का बहुत तेजी से असर पड़ता है, क्योंकि आप ऑयल जो इंपोर्ट करते हैं, ऑलरेडी ऑयल का प्राइस भी सर्च कर रहा है, और ऊपर से आपकी वीक करेंसी, जो चीज आपको मान लीजिए 80 रुपए में मिलती थी, एक डॉलर जब 80 रुपए का था, अब वो आपको 83 में मिलेगी, तो इन्फ्लेशन आपकी और बढ़ती जाएगी, यानी महंगाई और बढ़ती जाएगी। आपका इंपोर्ट बिल, ऑयल के अलावा भी जो आप इंपोर्ट करते हैं, उसका खर्चा आपको ज्यादा रुपए लगेंगे एक तरह से, तो इससे और महंगाई बढ़ती है। तो ये तो सच्चाई है कि रुपी कमजोर हुआ है, लेकिन क्या मैडम एफएम का जो स्टेटमेंट है वो गलत है? शायद नहीं। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूं। तो पहली बात तो रुपी का जो गिरावट है वो बाकी करेंसी जितनी है, मान लीजिए पाउंड, येन और जो करेंसीज हैं, उनके मुकाबले काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हाँ, डॉलर मजबूत होते जा रहा है, रुपी डेप्रिशिएट भी किया है, लेकिन बाकी करेंसी से अगर कंपेयर करके देखें तो रुपी इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर अगेंस्ट डॉलर। और एक्चुअली में यूएस डॉलर जो है वो ज्यादा डैमेज कर रहा है। बेसिकली यूएस डॉलर इंडेक्स जो होता है, जिसमें जो यूएस का डॉलर अगेंस्ट 6 ऑफ द वर्ल्ड करेंसी का इंडेक्स है, उसमें भी अगर देखें तो वो 20 ईयर हाई पे चल रहा है। और इस 6 जो करेंसीज हैं उसमें दुनिया की मेजर करेंसी यानी कि आपके पाउंड, येन और रुपी वगैरह है। और अगर हम कंपेयर करके देखें, रुपी जो है 8% से अप है यूरो के अगेंस्ट, और 12% से अप है पाउंड के अगेंस्ट जो आपका यूके में चलता है। और अगर हम येन जो जापान में चलता है उसके मुकाबले देखें तो 18% से रुपी स्ट्रांग हो चुका है, और ये सिर्फ पिछले एक साल की बात है। तो एक्चुअली में हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये यूएस डॉलर इतना मजबूत और इतना एप्रिशिएट क्यों कर रहा है। इसका बड़ा सिंपल रीजन है, जो वहां का फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाह रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड हाई 7% की इन्फ्लेशन पे यूएस खड़ा है इस टाइम पे। तो उसको अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है। क्यों? क्या होता है कि अगर आपके इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा, आप जब जैसे हमारे यहां हम एफडी करने जाते हैं तो हमें 7 या 8% का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है, वो चीज वहां यूएस में पहले 0.25% थी। यानी कि अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात करें, यानी कि अगर आप पैसा रखते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 0.25% रिटर्न मिलता था साल का। लेकिन अब वो बढ़ के 4% कर दिया है। तो लोगों को, जो जिनके पास ज्यादा वेल्थ है, वो चाहते हैं कि सेफेस्ट एवेन्यू में उनको अच्छे रिटर्न्स मिले, यानी रिस्क एडजस्टेड। अगर आप जाके स्टॉक मार्केट या बाकी नए बिजनेसेस या दूसरी कंट्रीज में पैसा डालते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है, लेकिन जो सेफेस्ट आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में माना जाता है वो है यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड। और उस पे अगर आपको 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप अपना पैसा बाकी सारी कंट्रीज या बाकी सारे बिजनेसेस से उठा के इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना शुरू कर देंगे। अब जब आप इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू करते हैं, जो वेल्दी लोग हैं, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि डॉलर में ही आप उस पैसे को लगाएंगे ना, तो डॉलर की डिमांड बढ़ने से उसका प्राइस बढ़ता है। जब किसी भी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ता है। सेम केस है डॉलर के केस में भी, कि आप जितनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी, बिकॉज कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, आपका यूएस डॉलर की वैल्यू उतनी ही बढ़ती जाती है। तो आप ये सवाल पूछेंगे कि भाई यूएस में ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि और कोई एवेन्यू है ही नहीं अवेलेबल। अगर जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन है 7-8% है, सेम चीज यूरोप में 12% है। और जो प्रोबेबिलिस्टिक रीडिंग जो करते हैं लोग, जो स्टैटिस्टिशियन, जो पॉलिसी मेकर्स, उनके हिसाब से 60% प्रोबेबिलिटी है यूएस की अगले साल रिसेशन में जाने की। लेकिन सेम चीज जो है यूरोप की तो 80% है। और यूके में तो आप देख ही रहे हैं किस तरह से वहां के पीएम ने भी फिर से रिजाइन कर दिया है, और इकोनॉमी जो है बहुत डोल्ड्रम्स में है, मतलब क्या होगा कुछ कह नहीं सकते। तो वर्ल्ड ओवर जब रिसेशन की फीलिंग आती है तो सब जो है सेफेस्ट एवेन्यू की तरफ जाना का रुख करते हैं, और वो है यूएस के गवर्नमेंट बॉन्ड्स। और इसका पास्ट से भी कोरिलेशन है, क्योंकि जब रिसेशन आया था 2008 का, जब रिसेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल गया था, तब यूएस इकोनॉमी वाज द फर्स्ट एंड द फास्टेस्ट
टू ग्रो आउट ऑफ दैट रिसेशन, मतलब वहां से निकल के और तेजी से बढ़ने वाली भी यूएस की ही इकोनॉमी थी। तो लोगों को लगता है कि जो यूएस इकोनॉमी ही है जो सबसे जल्दी वहां से निकल के और पॉजिटिव टेरिटरी में जाएगी। तो यस, यूएस डॉलर मजबूत होते जा रहा है और शायद ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहे फॉर सम टाइम। और रुपए की बेटर परफॉर्मेंस के पीछे सिर्फ ये नहीं है रीजन, आरबीआई भी बहुत बड़ा रीजन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेक्स रिजर्व होते हैं वो यूएस डॉलर्स में होते हैं, और जब बहुत तेजी से वॉलेटिलिटी यानी कि उछाल या कमजोरी आती है रुपए की वैल्यू में, तो आरबीआई इंटरवीन करता है और उन फॉरेक्स रिजर्व्स को जो डॉलर्स में है उसके पास, उनको यूज करके डिमांड सप्लाई की इक्वेशन को थोड़ा स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। और इसी वजह से जो हमारे रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व जो एक टाइम पे 640 बिलियन डॉलर्स के थे, वो अब गिर के 532 बिलियन डॉलर्स के रह गए हैं। यानी कि 532 बिलियन डॉलर्स के ही अब हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स बचे हैं। क्योंकि जब प्राइस तेजी से बढ़ता है, डॉलर का स्ट्रेंथन होता है, तो यूरोप जो आरबीआई इंटरवीन करके और मार्केट में सप्लाई बढ़ाता है, बेचना शुरू कर देता है, तो अपने जो फॉरेक्स रिजर्व फिर घटता है उससे। तो प्राइस को स्टेबलाइज करने का एक रीजन रुपए की जो परफॉर्मेंस है बेटर बाकी और से, उसका एक रीजन आरबीआई भी है। आरबीआई ये इसीलिए करता है कि अचानक से मार्केट में पैनिक ना हो जाए और लोग और पैनिक में उल्टे सीधे फिर डिसीजन करने लग जाते हैं। और इसी वजह से आरबीआई की पॉलिसी है कि ये डॉलर और रुपए के कन्वर्जन रेट को स्टेबलाइज करके रखना। इंपोर्ट बिल बढ़ता है एक तो, जैसे हमने बात करी थी, अगर डॉलर महंगा हो जाता है, और साथ ही साथ जिन कंपनीज ने बाहर से बोरोइंग करी, यानी कि एक्सटर्नल कंट्रीज से जो बोरोइंग करते हैं, वो उसका रिपेयरमेंट जो होता है वो डॉलर में ही होगा। अब $1 जब 75 पे था तब इन्होंने बोरोइंग करी थी, अब उनको वापस जब इंटरेस्ट पेमेंट या फिर जो प्रिंसिपल पेमेंट करनी है वो 83 के हिसाब से करनी पड़ेगी, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। और इसी वजह से हमने ये देखा है कि अप्रैल के महीने से अब तक कोई भी अपनी इंडियन कंपनी बाहर एक्सटर्नल बोरोइंग करने नहीं गई। और इसी वजह से एक और रीजन बन जाता है ये कि डॉलर की अगर डिमांड कम हो करेंगे तो रुपी जो है थोड़ा और बेटर परफॉर्म करेगा बाकी करेंसीज के कंपैरिजन में। तो ये तो था इसका एक ब्रॉड रीजन, जिस वजह से हम ये जरूर कह सकते हैं जो हमारी एफएम ने कहा है, फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि रुपी कमजोर नहीं हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। और ये स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट। आपको क्या लगता है कि क्या रिसेशन आने वाला है, इंडिया में क्या असर पड़ेगा, और ये यूएस डॉलर और रुपी के फ्लक्चुएशन पे और कितना असर पड़ सकता है? जरूर कमेंट करके बताएं। मेरा नाम है कैप्टन शशांक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।